नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में हुए भूमि बंदोबस्त के बारे में, यानी ब्रिटिश शासन काल से लेकर वर्तमान तक जितने भी उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त हुए हैं उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमि बंदोबस्त क्या होता है। ठीक है, यानी भूमि बंदोबस्त जो है किसे कहा जाता है। यानी भूमि बंदोबस्त जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत जमीन जो होती है हमारी, ठीक है, यानी भूमि बंदोबस्त जो करेंगे हम जमीन पर ही तो करेंगे। तो जो जमीन है हमारी, इसकी जो सबसे पहले हम पैमाइश करी जाती है, ठीक है, इसका सर्वेक्षण करा जाता है, फिर इसका सीमांकन करा जाता है। ठीक है, सीमा मतलब कहाँ से कहाँ तक की भूमि है, ठीक है, इस प्रकार से सीमांकन किया जाएगा। फिर इसका वर्गीकरण करा जाएगा कि ये जो भूमि है किस प्रकार की है, कृषि भूमि है या मतलब कोई भी मतलब हो सकता है पंचायती भूमि हो, कोई सी भी भूमि होती तो इसका वर्गीकरण होगा। इसके बाद क्या होता है कि इसका स्वामित्व का निर्धारण होता है कि जो ये भूमि हमारी, इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है या किसकी ये भूमि है, वो भी इसमें देखा जाएगा। यानी कुल मिला के इसमें क्या होता है कि भूमि का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करा जाता है। ठीक है, भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि आगे लगने वाले उसमें जो भू राजस्व होता है जिसे लगान या कर बोला जाता है वो भी तय किया जा सके कि भाई अगर हम सरकार को अगर कर कर वसूलना है तो किससे वसूलेंगे, तो उसके लिए मालिक का पता होना चाहिए, भूमि का पता होना चाहिए, कितनी भूमि है तो उस पर कितना कर लगेगा और कौन सी भूमि है किस प्रकार की। तो ये सारी की जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है, भूमि बंदोबस्त कहलाती है। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन से लेकर वर्तमान तक उत्तराखंड में जो है टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए। ठीक है, कितने हुए, 12 भूमि बंदोबस्त। इनके बारे में विस्तार से देखेंगे और जो इंपोर्टेंट होंगे उसके बारे में हम और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहला जो भूमि बंदोबस्त है उत्तराखंड में वो 1815 में गार्डनर के द्वारा करा जाता है कुमाऊं में। ठीक है, जो अंग्रेज का कमिश्नर होता है, ठीक है, गार्डनर, वो 1815 में इसके द्वारा जो है कुमाऊं में ये भूमि बंदोबस्त जो है करा जाता है सबसे पहले। फिर अगले ही साल 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में, ठीक है, ये गढ़वाल में करते हैं क्योंकि उस समय यहाँ होता है गढ़वाल में। तो अगला जो भूमि बंदोबस्त है वो ट्रेल के द्वारा गढ़वाल में करा जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, एक साल या वार्षिक, जो एक साल के लिए करा जाता था, एक साल के लिए ये तय किया जाता था और जो भी उस पर कर वगैरह होता था निर्धारित करा जाता था और ये इसे क्या बोला जाता था, एक साल या वार्षिक बंदोबस्त बोला जाता था। आगे चल के जो विलियम ट्रेल है, यानी 1816 से 1833 तक जब यहाँ पे कमिश्नर रहते हैं तो ये अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त कराते हैं। ठीक है, 7 बंदोबस्त इनके कार्यकाल में होते हैं, ट्रेल के कार्यकाल में 1816 से 1833 तक। अब 1817 में ट्रेल के बाद ट्रेल ने जो है जो कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं था उसमें एक साल बंदोबस्त कराया। ये तो हम यही देख रहे हैं ना, अभी 1816 में तो ट्रेल ने कराया था, 17 में भी यही कराता है और तीसरा जो बंदोबस्त होता है 1818 में ये भी 3 साल के लिए कराता है, ट्रेल के द्वारा ही करा जाता है क्योंकि ये साल 7 बंदोबस्त कराता है अपने कार्यकाल में। ठीक है, इसके बाद इंपोर्टेंट आता है यहाँ पे संवत 1880, या तो जो विक्रम संवत है उसके हिसाब से चलेंगे तो 1880 है और अगर हम ईस्वी के हिसाब से चलेंगे तो उस समय जो सन है वो 1823 है। तो ये आप ध्यान रखना, सन 1823 में ट्रेल ने क्या किया था, पंचशाला बंदोबस्त करा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गांव में जाकर भूमि की जो नाप जोख है वो करी जाती है और सीमा का निर्धारण करा जाता है, गांव गांव में जाके करा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, 80 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसे क्या बोला जाता है, 80 साला बंदोबस्त करा जाता है। और इसमें जो लगान की धनराशि थी वो कितनी तय करी गई थी, वो करी गई थी 64,900 रुपए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखना 80 साला बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, ये 1823 में ट्रेल के द्वारा करा जाता है। इसे इसमें जो क्या होता है कि पंचशाला बंदोबस्त निर्धारण किया गया था, या इसे ही क्या बोला जाता है, 80 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, ये वाला आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चल के 1829 में, ठीक है, 1829 में ट्रेल ने जो है 6 नंबर का यानी 6वां ब्रिटिश कालीन जो बंदोबस्त है वो कराया था। इसे क्या बोला जाता है, तरमीम बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तरमीम बंदोबस्त के नाम से कौन सा जो बंदोबस्त है जाना जाता है, वो 6 नंबर का है और ये 1829 को होता है। यानी तरमीम तरमीम का अर्थ क्या है, तरमीम का अर्थ है एक संशोधन या सुधार एक प्रकार से। ठीक है, इसमें संशोधन करा गया, सुधार करे गए और यह जो शब्द है आमतौर पर भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड और नियमों में बदलाव, आर्थिक सुधार से को जो है संदर्भित करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि तरमीम जो बंदोबस्त है वो कौन से नंबर का है और कब हुआ, ये जो है 6 नंबर का है और 1829 में जो है होता है।
ट्रेल के बाद बैटन का जो 20 साला बंदोबस्त है, ठीक है, ट्रेल के बाद जब बैटन आते हैं यहाँ पे, तो बैटन का 20 साला बंदोबस्त होता है। और इसकी विशेषता थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता है। इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा ऊपर कि जो पंचशाला बंदोबस्त है, जिसे 80 साला बंदोबस्त भी बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है, गांव में जाकर भूमि के नाप जोख या सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो बैटन ने यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त कराया था, 20 साला बंदोबस्त, इसमें क्या होता कि हर गांव में, ठीक है, हर गांव में अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता है कि मतलब हमारा ये है और इतनी भूमि है, ये सारा। तो हर एक गांव अपना अपना अलग रिकॉर्ड रखता है। और 1 रुपए बीसी लगाम की जो दर थी वो तय की गई थी, ठीक है, 1 रुपए बीसी लगाम की दर तय की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखेंगे। एक बीसी का मतलब हुआ, यानी बीसी क्या था, एक पैमाना था, ठीक है, जमीन का पैमाना था बीसी। और एक बीसी पे क्या कितना कर लगाया जाता था, 1 रुपए। इसी को क्या बोलते हैं, 1 रुपए बीसी लगाम की जो दर है वो तय करी गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है। किसके समय में होता है, बेटन के समय। आपसे पूछा जाएगा बेटन के समय जो बंदोबस्त हुआ था, या किस बंदोबस्त में 1 रुपए बीसी लगाम की जो दर थी वो किस में तय थी, या किस में देना होता था ये। तो ये बेटन के समय में हुआ था 20 साला बंदोबस्त, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर बेटन का जो 20 साला बंदोबस्त है, यही वाला 1840 से 42 के आसपास हुआ था ये, जो ब्रिटिश गढ़वाल का जो 8वां बंदोबस्त कहलाता है, ठीक है। तो जो ये वाला 20 साला बंदोबस्त है 1840 से 42 के बीच होता है, और ये क्या कहलाता है, 8वां बंदोबस्त कहलाता है। फिर अगला है, अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल क्षेत्र में जो है रैयतवाड़ी जो भू व्यवस्था थी, वो भी जो है लागू होती है गढ़वाल के क्षेत्र में, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट जो बंदोबस्त है वो है 9वां, ठीक है, बिकेट के समय ही होता है, बिकेट बंदोबस्त इसे बोला जाता है। इसका सन आप ध्यान रखेंगे 1863 से 1873, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1863 से 1873 तक ये होता है, बिकेट बंदोबस्त इसे बोला जाता है। और ब्रिटिश काल में पहली बार ऐसा होता है कि जब वैज्ञानिक पद्धति से, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से जो है बंदोबस्त कराया गया था। अब इसमें क्या होता है कि बिकेट बंदोबस्त नाम से तो जाना ही जाता है, ठीक है, ये तो हमने कह दिया है। इसमें क्या होता है, भूमि के मापन के लिए एक 20 गज की डोरी का प्रयोग करा गया, ठीक है, 20 गज की डोरी इसमें बनाई गई, उसका प्रयोग करा गया उसको मापने के लिए। और यही क्या कहलाता है, आपका बिकेट बंदोबस्त कहलाता है। इसमें क्या हुआ कि पर्वतीय जो भूमि है हमारी, उसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है, पर्वतों में जो हमारी भूमि है उसे 5 भागों में बांटा गया इसमें। अब सबसे पहले जो भूमि थी वो थी तालाब भूमि, तालाब, ये थी नदी घाट, जो नदी घाट है हमारे, नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो सिंचाई की व्यवस्था होती है तो सबसे उपजाऊ भी यही होगी। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है, तालाब भूमि है, ठीक है, तालाब भूमि। अब इसमें क्या होता था, सबसे अधिक अनाज वगैरह होता था, सारी चीजें होती थी, तो इसको इसका एक अलग रूप दे दिया गया, तालाब भूमि से बोला गया, जो नदी के आसपास रहती थी, घाटों में रहती थी, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी। दूसरी जो भूमि थी वो थी उपराऊ अवल। उपराऊ अवल क्या थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों की भूमि थी, ठीक है, ये थोड़ा इससे कम उपजाऊ थी, ठीक है, ये वाली उपराऊ। तो ये कैसी भूमि थी, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंचे स्थान होते थे ऊपर, वहां पे ये भूमि, इस भूमि को क्या बोला गया, उपराऊ अवल बोला गया। फिर तीसरा जो नंबर की भूमि थी वो थी उपराऊ दोयम, ठीक है, नाम एक जैसा है, बस यहाँ पे दोयम है, यानी ये द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि थी, यानी ये द्वितीय श्रेणी की क्या थी, अव्वल भूमि थी, यानी ये तीसरे नंबर पे आती थी, ये इससे थोड़ा सा कम उपजाऊ होती थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगले चौथे नंबर की जो आती थी वो होती इजरान। अब ये कैसी थी, निम्न श्रेणी, इसमें क्या होता है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है, ये इसे बोला जाता है इजरान, इजरान भूमि, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इससे और कम उपजाऊ होगी। फिर 5वें नंबर पे जो आती है वो आती है कंटीली भूमि, ठीक है, जिसे खील भूमि बोला जाता है, ये कंटीली भूमि है, यहाँ पे तो झाड़ी वगैरह ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करा, पांच पांच प्रकार से 5 भागों में जो है भूमि को बांटा गया था, ठीक है, पर्वतीय भूमि को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसे। आपसे पूछा जाएगा कि भूमि को, पर्वतीय भूमि को 5 भागों में जो बांटा गया वो किस बंदोबस्त में करा गया है। ये जो है बिकेट जो बंदोबस्त है 1863 से 1873 तक का बंदोबस्त करा गया था, इसमें ये भूमि बांटी गई। अब इसमें देखते हैं हम, इसके बाद जो बिकेट बंदोबस्त है, इसके बाद भी कुछ अन्य बंदोबस्त होते हैं, जैसे ब्रिटिश गढ़वाल में क्या होता है, 10वां जो बंदोबस्त होता है, ई जो पो है यहाँ पे कमिश्नर, ई पो के नेतृत्व में होता है, 1887 में होता है, ठीक है, 1887 में होता है। और इसमें क्या होता है, बीजारोपण, और 1890-96 में पूर्ण हुआ ये। और जबकि कुमाऊं में जो 10वां बंदोबस्त था वो गूंज के नेतृत्व में होता है। और ब्रिटिश गढ़वाल में 10वें भूमि बंदोबस्त या ईपो के नेतृत्व में होता है, जो
सुधारों की प्रमुख विशेषता इसमें क्या था, कैडेस्ट्रल सर्वे था। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं गया था, इसमें एक सर्वे करा गया था, ये कैडेस्ट्रल सर्वे, और इसमें इसकी कुछ खास विशेषता है नहीं। फिर अगला जो बंदोबस्त आता है वो आता है 11वां भूमि बंदोबस्त, 1928 में हुआ था ये, ठीक है, 11वां भूमि बंदोबस्त। गढ़वाल में जो है इबर्टसन के नेतृत्व में होता है, और ये बंदोबस्त जो है ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त कहलाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश काल का ये सबसे जो है लास्ट यानी अंतिम बंदोबस्त होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पे कराया जाता है एक बंदोबस्त, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो सबसे पहले था, हमने देखा गार्डनर के द्वारा कराया गया था, और सबसे लास्ट का जो अंतिम का हुआ गढ़वाल का इबर्टसन के द्वारा, ये इबर्टसन के नेतृत्व में होता है 1928 में, ठीक है, 11वां भूमि बंदोबस्त। तो ये अंतिम भूमि बंदोबस्त जो है कहलाता है। फिर इबर्टसन बंदोबस्त द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक जो है वृद्धि कर दी थी, ठीक है, तक जो वृद्धि सफलता प्राप्त करी थी इन्होंने। और फिर जो 12वां जो बंदोबस्त होता है अंतिम, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 और 64 के मध्य जो है कराया था। इसमें क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके द्वारा जो है 3, ठीक है, 1/8 जो एकड़ जमीन भूमि है, इसमें भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब कर नहीं देना होता था, जिसमें जो है 90% किसान राजस्व देनदारी से जो मुक्त हो गए थे, ठीक है। तो जिनके पास इतनी भूमि थी उनको कोई कर नहीं देना पड़ा। तो ये मतलब ये क्या था कि 90% किसानों के पास तो इतनी भूमि थी, इससे कम थी, तो वो जो है कर से मुक्त हो गए थे, ठीक है। और इससे ऊपर जिनके पास भूमि थी या, ठीक है, उनको ये जो यहाँ पे करते वो देने पड़ रहे थे बस। तो ये हमारे सारे के सारे भूमि बंदोबस्त यहाँ पे। और टिहरी रियासत में कुछ भूमि बंदोबस्त होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जो टिहरी रियासत थी हमारी, टिहरी रियासत में कुल जो है 5 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें पहला बंदोबस्त जो है 1823 में सुदर्शन शाह के समय होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि टिहरी रियासत की अगर बात करेंगे तो 1823 में सुदर्शन शाह के समय में ये भूमि बंदोबस्त होता है। अब जो इसके बाद दूसरा बंदोबस्त होता है 1861 में, ये किसके समय होता है, भवानी शाह, राजा जो भवानी शाह है इसके समय होता है। और इसके तहत क्या करा जाता है, इस भूमि बंदोबस्त के तहत सकलाना जो क्षेत्र है, इसकी जो अठूर पट्टी है उसको जो है कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो सकलाना क्षेत्र की जो अठूर पट्टी है इसको कर राजस्व से मुक्त किया गया, और ये किसके समय होता है, भवानी शाह के समय होता है 1861 में। तो आप सब क्या पूछ सकते हैं भाई, जो अठूर पट्टी है सकलाना की, इसको कर राजस्व से मुक्त किस बंदोबस्त में करा गया था, दूसरा किसके समय हुआ, भवानी शाह के समय। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है तीसरा बंदोबस्त 1873 का, ये प्रताप शाह के समय होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर चौथे नंबर का आता है 1903 में, ये किसके समय होता है, कीर्ति शाह के समय होता है। और अंतिम या जो 5वां जो बंदोबस्त है वो 1924 में होता है, और नरेंद्र शाह के समय में होता है, और ये टिहरी का जो है अंतिम बंदोबस्त कहलाता है। तो टिहरी में हमने कुल कितने पढ़े, 5। पहला सुदर्शन शाह के समय, दूसरा भवानी शाह, तीसरा प्रताप शाह, चौथा कीर्ति शाह, और 5वां नरेंद्र शाह के समय ये भूमि बंदोबस्त हुए। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो तराई भाबर क्षेत्र है इसका इतिहास क्या रहा, ठीक है। तराई भाबर क्षेत्र जो है, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या होता है कि नैनीताल जो होता है ये संयुक्त प्रांत की क्या होती है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। यानी संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, उस समय यूपी उत्तराखंड एक ही था ना। तो इसकी क्या होती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, और ये 62 तक रहती है, 1962 तक ये राजधानी रही। तो तराई भाबर क्षेत्र जो शिवालिक श्रेणी के तट पर स्थित जो दलदली जमीन वगैरह उपजाऊ जमीन है, इसे ही क्या बोला जाता है, शिवालिक श्रेणी तराई भाबर बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 144 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो जो हमारा उत्तराखंड का तराई भाबर क्षेत्र है, जैसे आप कह सकते हो नीचे उधम सिंह नगर मैदानी क्षेत्र हो गया, ऊपर नैनीताल हो गया, ठीक है, नैनीताल, और कुछ हिस्सा आपका अल्मोड़ा का आ सकता है इसमें, ठीक है, और इधर पौड़ी का कुछ हिस्सा आ सकता है नीचे। तो मेनली मतलब क्या है, नैनीताल है, और इसका जो कुछ हिस्सा है ये हमारा किस में आता है, तराई भाबर क्षेत्र में आता है। तो इसकी जो लंबाई है टोटल, ठीक है, नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ से ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 144 किलोमीटर है, और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। तो इतने में ये क्षेत्र फैला हुआ है। अब महाभारत काल में क्या होता था कि जो तराई क्षेत्र है इसे विदर्भ राजाओं के अधीन माना जाता था। यहाँ पे जो विदर्भ राजा जो है राज करते थे, और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय भी व्यतीत करा था, ऐसा माना जाता है। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है ये काशीपुर में आता है, काशीपुर के लिए एक नाम देता है गोविशाल, ठीक है, इसका प्रयोग करता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि काशीपुर का जो पुराना नाम है वो कौन सा है, पौराणिक नाम गोविशान है।
और किसने कहा था? वहनसांग ने बोला था, ये एक चीनी यात्री थे। और इसमें क्या होता है, इसका जो अर्थ है गोविशान का अर्थ क्या है? गाय का सींग। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, गाय का सींग इसका अर्थ है। और अब आगे हम देखते हैं कि 13वीं जो शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान जो नसीरुद्दीन महमूद शाह और बलबन, इन्होंने जो है तराई भावर पर भी क्या करा था? आक्रमण करा था। तो नसीरुद्दीन शाह, महमूद शाह जो है बलबन, और इन्होंने भी क्या करा था? यहाँ पे आक्रमण करा था, क्योंकि ये जमीनें कैसी थी? उपजाऊ जमीनें थी। ठीक है, अकबर के समय कुमाऊं पर क्या होता है? रुद्रचंद का शासन होता है। ठीक है, तो इनके समय इनके समकालीन होते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है हमारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, रुद्रचंद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इससे जो है नागौर युद्ध में प्रसन्न होकर अकबर ने, ठीक है, अकबर ने तराई का एक भाग जो है 84 माल या जो 9 लखिया माल है, इसे फरमान में दे दिया था। ठीक है, रुद्रचंद को। और दिए गए भूभाग को जो है 84 माल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इसकी जो लंबाई है वो 84 कोस है। ठीक है, एक तो ये कारण था। दूसरा ये था कि 84 माल को 9 लखिया माल भी कहने का मुख्य कारण ये था कि उस समय जो है इस भूभाग से प्रतिवर्ष जो है 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता था? 9 लखिया माल बोला जाता था। ठीक है, 84 माल को। तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला जो है, हम देखेंगे कि चंद राजाओं के जो छोटे भाई होते थे उन्हें रोतेला बोलते थे। अब ये लोग जो है काशीपुर की जमीन को सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। ठीक है, काशीपुर की जो जमीन पे होता था वो सबसे बड़ा राजा या मालिक होता था, क्योंकि जमीन उपजाऊ थी। वो चंद काल में जो है तराई क्षेत्र में 7 परगने होते थे। ठीक है, हमने पढ़े थे ना। तो परगने चंद काल में कितने थे? यहाँ पे 7 थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चंदकाल में तराई क्षेत्र में कितने परगने हुआ करते थे? ठीक है, तो 7 परगने हुआ करते थे। कौन कौन से थे? जैसे सहजगिर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जसपुर नाम से। दूसरा था कोटा, कोटा को किस नाम से जाना जाता है? काशीपुर से। और मुड़िया, मुड़िया मतलब बाजपुर वर्तमान का। और गदरपुर, जैसे बुक्सार क्षेत्र है, जैसे आज का जो रुद्रपुर और किलपुरी है, ये क्षेत्र जो बुक्सार है। और चिंकी एक नाम आ रहा है यहाँ पे, जो वर्तमान में जो है सुबर्णा और बहेड़ी का क्षेत्र है, उसे बोला जाता था। और बख्शी, उस टाइम पे इसका नाम था नानक माता का। तो ये सारे के सारे हमने 7 देखे ना अभी यहाँ पे। तो ये 7 परगने चंद शासन काल में होते थे यहाँ पे तराई क्षेत्र में। और अंग्रेजों के समय तराई भावर जो कुमाऊं के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये जो क्षेत्र है कुमाऊं के अंतर्गत आता था, जहां पर ट्रेल ने 1818 में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उपजाऊ तो है ही। तो ट्रेल ने भी सोचा क्यों ना यहाँ पे अनाज की अधिक से अधिक जो उपजाऊ करा जाए। ठीक है, इसको जो है उत्पादन करा जाए अधिक से अधिक। 1850 में ड्रेमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है। ठीक है, 50 में। ठीक है, उस समय वो कमिश्नर नहीं आता, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में आता है। और तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था करता है यहाँ पे। ठीक है, तराई भाग में। और 1870 में क्या होता है? समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल कर दिया गया। ठीक है, कब करा गया? 1870 में। इंपॉर्टेंट है। फिर 1891 में क्या होता है? कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे कर्नल जो इरस्काइन होता है। और इसी के समय क्या होता है? नैनीताल को अलग जिला बना दिया था। ठीक है, 1891 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भावर में जो 5 प्रकार के गांव हुआ करते थे, जैसे खाम गांव, मुस्तजीरी गांव और मुकद्दम गांव। इस प्रकार से 5 गांव हुआ करते थे। ठीक है, 5 प्रकार के, जिसमें से जैसे हम देखेंगे जो तराई भावर के गांव को 2 श्रेणियों में विभाजित करा गया था। 2 श्रेणी में। ठीक है, जिसे जमींदारी गांव और खाम गांव। अब खाम गांव को बंदोबस्ती गांव भी बोला जाता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि बंदोबस्ती गांव किसे बोला जाता था? खाम गांव को बोला जाता था। और जो मुस्तजीर जमींदार गांव होते थे, ठीक है, जो गांव थे, इन्हें जो है शासन द्वारा जो पैतृक आधार पर गांव के जो काश्तकार से लगान वसूली का ठेका दे रखा था, और भूमि के असली मालिक जो ये मुस्तजीर ही होते थे। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि इनको क्या करा गया था शासन के द्वारा अलग से। ठीक है, पैतृक आधार पर, पिता जैसे इसके आधार पर ना, कि पैतृक मतलब इसका पैतृक आधार पर, कि भाई इनके पूर्वज भी यही काम करते थे, इनके पूर्वज यही। तो काश्तकारों से जो क्या करते थे, लगान वसूली का ठेका इन्हें दे रखा था। और जबकि भूमि के वास्तविक मालिक भी कौन होते थे? मुस्तंजीर ही होते थे। और 1906 की अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र में कुमाऊं भावर खेतियार न्यास जो निधि है, इसका गठन करा गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। 1906 में कुमाऊं भावर खेतियार न्यास निधि का गठन करा जाता है। और तराई भावर के पटवारी कानूनगो की जो है नियुक्ति करने का अधिनियम
कौन सा अधिनियम है? 1897 का अधिनियम है ये, ठीक है। जो तराई भाबर में हम पटवारी का कानून वो वगैरह नियुक्त करते थे, तो किस अधिनियम के तहत करते थे? अधिनियम है ये 1897 का। और 1906 से 1907 से ये जो है लागू होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है? 1909 की ये घटना ये है कि तराई क्षेत्र में चराई का जो नियम है और शुल्क है ये निर्धारित कर दिया गया था कि तराई क्षेत्र में अगर चराई करेंगे पशुओं से, ठीक है, इसका जो नियम और शुल्क है वो 1909 में जो है लागू होता है। और भाबर क्षेत्र में, अच्छा भाबर क्षेत्र किसे बोला जाता है? भाबर क्षेत्र में कौन कौन से नगर आते हैं, कौन कौन से स्थान? तो रामनगर, बेल पड़ाव, काला डूंगी, हल्द्वानी, टनकपुर, ये सारे के सारे जिसमें जो है तल्ला देश जो टनकपुर को भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो स्थान है ये भाबर क्षेत्र में आते हैं। और तराई क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लाल कुआं, खटीमा, सितारगंज। ये सारे के सारे किस में आते हैं? तराई में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख सकते हैं आप, तराई में क्या आता है? काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लाल कुआं, खटीमा, सितारगंज। और भाबर क्षेत्र में आते हैं रामनगर, बेल पड़ाव, काला ढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर। और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग जो कानून है 1972 का है, ठीक है। तराई क्षेत्र में एक कानून है ये भूमि सीलिंग, ठीक है, सीलिंग कानून जिसे बोला जाता है, 1972 का ये कानून है। तो इतना ये था दोस्तों, ठीक है, आपका भूमि जो बंदोबस्त हुए सारे, और उत्तराखंड में जो तराई भाबर का इतिहास था वो हमने देखा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप जरूर वीडियो को जो शेयर करिएगा। और जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।